नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ एक बार फिर राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र जी दिल्ली पुलिस से एसीपी रिटायर हुए हैं और अभी एक स्टार्टअप कंपनी है द कॉप सॉल्यूशन, उसके डायरेक्टर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर मेरे से बहुत सारे लोगों ने पर्सनली भी पूछा, मैसेज देके भी पूछा कि क्या सरी जो हैं वो निर्भया केस में जो थे उस टीम के हिस्सा थे। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो निर्भया केस की एसआईटी थी उसमें सर भी उस टीम के एक हिस्सा थे। और मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, सर के बारे में ज़रूर जानिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रोफाइल है उनका वो प्लीज़ देखिए। सर आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो है भी और पता भी नहीं चलता, जो फेस करता है वही उसका दर्द को महसूस करता है। सर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के दिमाग में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक्चुअली ये होता क्या है, मतलब एग्जैक्टली क्या चीज़ जो होती है वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कहलाती है। विशाल जी थैंक यू और अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू। और ये आज का जो टॉपिक आपने चूज किया है वो कम से कम जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशंस है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनके राइट्स के बारे में कई बार आदमी को पता नहीं रहता कि हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं। खासकर जो विमेंस जो हैं जो काम करती हैं अपने जहाँ जहाँ भी काम करती हैं, वो मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा। और उनको जेंडर इनइक्वलिटी का फेस करना पड़ता है जहाँ वो काम करती हैं। उनकी जो डिग्निटी है, डिग्निफाइड जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं मिलता, ट्रीटमेंट नहीं मिलता, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ भी काम करती हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस ने भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 है इक्वलिटी का, आर्टिकल है 15 है, 19 है जिसमें कि आदमी को काम करने का राइट है फ्री एनवायरनमेंट में। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो वेलफेयर स्टेट्स के होते हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है डिफाइन की गई हैं। विमेंस के कुछ राइट्स दिए हुए हैं, चाहे वो घर पे हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक हेल्प हैं वो, या कहीं भी वो काम कर रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई जो है अपना यूनिट हो, डिपार्टमेंट हो, इंस्टीट्यूट हो, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर्स में ही क्यों ना कोई इंस्टीट्यूट हो, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ में हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ में हो, या जो भी वो काम करने के लिए जिस जिस आदमी से या जिस जिस इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड होती हैं, चाहे वो वहाँ पर हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, या फिर ड्वेलिंग यूनिट जैसे घर के अंदर जब काम करती हैं, तो ये सारे के सारे वर्क प्लेस की कैटेगरी में आते हैं कि जहाँ ये काम करते हैं वुमेन्स, तो उनके कुछ राइट्स डिफाइन किए गए हैं इवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। 1997 के अंदर जो है एक इंसिडेंट हुआ था राजस्थान में, भावरी देवी के नाम से बड़ा वो जाना जाता है, जिसके अंदर कुछ जो एक सोशल वर्कर थी उसने किसी चाइल्ड मैरिज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठाया था, और तो उसको जो है वहाँ पर उसके साथ जो है रेप वगैरह का गैंग रेप का इंसिडेंट हुआ था। और उसके बाद फिर एनजीओ ने उसी क्वेश्चंस को उठा के फिर एनजीओ की तरफ से कुछ जो है पिटीशंस PIL डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि वर्क प्लेस में या जो डिपार्टमेंट में काम करती हैं लेडीज, उनके जो राइट्स हैं या उनकी जो एक मतलब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो ऑलरेडी क्रिएटेड हुआ था उसको कैसे उससे निजात पाई जाए, कैसे उसका छुटकारा पाया जाए। तो फिर उसको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। 1997 का ये केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है डिसाइड किया था। तो उसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी जिनको विशाखा गाइडलाइंस, जो मतलब नॉर्मल कोर्स में जो है उसको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। और फिर उसी विशाखा गाइडलाइंस की जो चीजें थी उसी के ऊपर फिर जो है एक एक्ट भी जो है गवर्नमेंट ने 2013 में जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था कि भाई वर्क प्लेस में जो इसका है क्या कहते हैं द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, इसके नाम से 2013 में फिर उन गाइडलाइंस को एक अमली जामा पहना लिए, कानून की शक्ल दे दी थी कि भाई आप अब जो है जो भी चीजें हैं वो किया जा सकता है, और उसमें पनिशमेंट का भी प्रोविजंस था। हालांकि रेप के क्वेश्चन जो IPC है उसमें तो वो जो चीजें जो डिफाइन करी थी सेक्सुअल हरासमेंट जो डिफाइन किया था विशाखा गाइडलाइंस में,
वो बड़ा सिंपल था, जो सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए कि कहीं भी लेडीज कोई काम करती है तो उसको हरासमेंट के तरीके हैं भाई। उसको या तो कुछ सेक्सुअल हरासमेंट देने के लिए कुछ प्रलोभन दिया जाता है, वो भी उसकी कैटेगरी में आता है, या उसको डराया धमकाया जाता है, वो भी उसकी कैटेगरी में, या उसको प्रमोशन से रोक दिया जाता है, या प्रमोशन देने का लालच दिया जा सकता है, या फिर फफ्तियां। तो ये क्या चीजें थी, ये चीजें जो है उसके अंदर शामिल थी। अब इसके अलावा जो हमारा अभी लॉ जो है उसमें 354A सेक्शन और ऐड कर दी है इसके बाद इसकी सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। उसमें कुछ चीजें बताई कि जैसे या तो कोई आदमी किसी को टच करता है या किसी का कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कुछ डिमांड्स करता है, कुछ फेवर चाहता है, सेक्सुअल फेवर चाहता है, या फफ्तियां कसता है, सेक्सुअली कलर्ड मतलब जो है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हैं वो चाहता है, या कोई अनवेलकम गेस्चर्स जो है या छेड़खानी करता है, फॉलो करता है, या पोर्नोग्राफी मटेरियल दिखाता है। ये सारी की सारी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आती है। सर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे वल्गर मैसेजेस हैं जी आजकल, व्हाट्सएप मैसेजेस, तो क्या ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं? हाँ, ये भी जो है, हालांकि इसके लिए एक अलग से हमारा लॉ के अंदर दिया हुआ है प्रोविजंस, लेकिन ये भी जो भी अनवेलकम गेस्चर्स हैं आप फॉलो कर रहे हो, आप इंटरनेट पर फॉलो कर रहे हो, आप लड़की को वैसे फॉलो कर रहे हो, या आपका जैसे ऑफिशियल्स कैपेसिटी में आप इंटरनेट पे एक दूसरे को कुछ ना कुछ डिजिटल माध्यम से कुछ चीजें भेज रहे हो, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आती हैं चीजें। तो ये सारी मतलब एक बहुत बड़ा सा वाइड उसकी डेफिनेशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसको अब लॉ के अंदर आईपीसी में भी उसको जो है डिफाइन कर दिया गया है। 354A के तहत जो है 354 और जो अलग से प्रोविजंस हैं उनके अंदर वो चीज दिखाई गई है। तो अगर ऐसा कुछ ऑफिस में जो वर्क प्लेस की कैटेगरी में जो जहां भी लेडीज काम करती हैं, चाहे वो खुद एम्प्लॉयड हो, और एग्रीड विमेन कौन है, किसी भी एज की कोई भी लेडी अगर वो वर्क प्लेस पे काम करती है, वर्क प्लेस मैंने बताया है कि भाई जो ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस हुए, प्राइवेट ऑफिस भी कहीं भी हो सकता है, या तो काम करी, काम नहीं भी कर रही, किसी क्लाइंट या कस्टमर के तौर पे भी वहां पर जाती हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पे भी वहां से अटैच्ड है, तो काम के लिहाज से जैसे भी उस यूनिट से अटैच हैं, तो वो भी उसी के, उनको भी वही राइट्स हैं कि वो कंप्लेंट कर सके, वहां पर जो एम्प्लॉयर है उसको कंप्लेंट कर सकती हैं। और तो वहां पर प्रोविजंस इसमें जो हमारी विशाखा गाइडलाइंस में उसमें प्रोविजन बताया था कि ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है हर डिपार्टमेंट की है, कि जहां 10 से ज्यादा आदमी का रखते हैं, उन सभी के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का बनाया जाएगा और उसकी पब्लिसिटी की जाएगी, उसको सारे नोटिस बोर्ड्स पर बताया जाएगा कि भाई लेडीज के ये राइट्स हैं, ये चीजें हैं, और वो कंप्लेंट्स यहाँ की जा सकती हैं। और खास चीज क्या है कि वो कंप्लेंट जो कमेटी, जो इंटरनल कमेटी बनेगी, उसमें कोई भी लेडी जो उसके साथ हो रहा है उसके बारे में वो कंप्लेंट कर सकती है। ठीक है, वैसे तो टाइम 3 महीने का रखा है कि विद इन द इंसिडेंट जो है, अगर इंसिडेंट 3 महीने के अंदर अंदर है तो उस दौरान वो कंप्लेंट करेंगी, उसको वो कमेटी सुनेगी। कमेटी का क्या है कि भाई वहां विमेन्स जो है, जो उसकी हेड ऑफ द कमेटी जो होगी वो विमेन होगी, उसी डिपार्टमेंट की या उससे रिलेटेड कोई और डिपार्टमेंट है, उसकी जो लेडी ऑफिसर्स रहेगी वो उसको हेड करेगी। और फिर कुछ जो है उसी डिपार्टमेंट के 2 और आदमी लिए जाएंगे, जिसमें एक लेडी होगी और एक एनजीओ का भी रहेगा, जिससे कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में हेल्प हो सके, कि ऐसा नहीं हो कि डिपार्टमेंट इंटरनली सब कुछ कर दे, तो बाहर का भी आदमी उसमें इंडेक्ट किया गया है। तो कम से कम 4 मेंबर्स जरूर होंगे उसमें, और उसमें आधे जो है ऑफिसर्स जो हैं वो लेडी होंगे, विमेन्स होंगे, और खासकर वो लीगली बैकग्राउंड से रिलेटेड हों, तो उनको जाके वो खुल के बात अपनी बता सकती हैं, अपनी कंप्लेंट्स दे सकती हैं। और एक खास बात और है, जब तक ये इंक्वायरी होगी तो विमेन्स के लिए, या जो भी दूसरा आदमी है जिसने हरासमेंट किया है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये विमेन खुद चाहेगी वहां से ट्रांसफर होना तो उसको भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ट्रांसफर नहीं है तो उसको 3 महीने की इवन लीव पे भी भेजा जा सकता है, और लीव के रहते रहते भी वो इस कमेटी के में जो है अपना बयान दे सकती है। और ये कमेटी जो है, इसका जो रोल है वो एक सिविल कोर्ट की तरह इसकी पावर्स है। अच्छा। ठीक है, हाँ, वो वैसे ही एविडेंस रिकॉर्ड करती है जैसे कि सिविल कोर्ट में एविडेंस किए जाते हैं, वो अपनी बात को वो रख सकती है। अगर वो चाहेगी लेडी या दूसरी पार्टी चाहेगी, अपने आप को कंपाउंड करना चाहती है, कंप्रोमाइज करना चाहती है, नहीं चाहती, तो वो वहां भी खत्म हो जाएगा। अगर वो चाहेगी कि मेरा केस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए और मैं लीगल एक्शन चाहूंगी, तो उसको एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है कि उसमें पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट्स को भी भिजवाएगा, अगर वो इंटरनल कमेटी में इस चीज को नहीं रखती है तो। ठीक है, हाँ, इसके अलावा बाहर भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट ही है।
गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, जैसे डीएम साहब हैं, एडीएम साहब हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज हैं, वो भी एक अपनी लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाते हैं सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो मान लो किसी एम्प्लॉयर के खुद ही मालिक के अगेंस्ट ही कोई कंप्लेंट है तो वो सुनेंगे, या कई आदमी कोई ऐसी किसी डिपार्टमेंट में या किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में या किसी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट उसमें ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं करी गई है, तो वो फिर डीएम साहब जो है अपनी लोकल कमेटी गठित करेंगे। ऐसे ही उसमें भी 4-5 आदमी होंगे, उसमें भी आदि विमेन्स होंगी, और लीगल बैकग्राउंड या जो सोशली एक्टिव जो लेडीज होती हैं वो उसमें रहती हैं, जो अवेयर होती हैं सारे सिचुएशन से, तो वो रहेंगी, तो वो उनको भी कंप्लेंट जो है दी जा सकती है। और कंप्लेंट जो इंक्वायरी करने के बाद टाइम बाउंड इंक्वायरी होती है, 3 साल का इसका टेन्योर होता है, टाइम बाउंड इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद इनको रिपोर्ट दे देते हैं 10 दिन के अंदर अंदर, और फिर 60 दिन के अंदर इसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, जो भी उसकी रिकमेंडेशंस आती है, जिसका किसी का डिमोशन करना है, किसी का ट्रांसफर करना है, किसी को इंटरनल जो है सर्विस रूल के तहत किसी को पनिश करना है, या किसी की कंप्लेंट्स को पुलिस स्टेशन भेजना है, जो भी रिकमेंडेशंस होगी उसके हिसाब से किया जाएगा। तो अच्छा, ये एक और चीज है कि इसमें क्या है कि आप जो है ये दोनों ही कमेटी, जो लोकल कमेटी है, ये भी कमेटी, दोनों ही कमेटी जो है वो एक लीगल सैंक्टिटी रखती हैं, सिविल कोर्ट की तरह काम करती हैं। अच्छा, एक और बात है इसमें कि पनिशमेंट की है। मान लो अगर लेडी गलत कंप्लेंट करती है, झूठी कंप्लेंट करती है, किसी को फंसाने की काम करती है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन का प्रोविजन है इस कानून में, जो 2013 में जो कानून बनाया ना, जिसको एक्ट की शक्ल में लिया गया हम, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस जो बनाया है, उसके अंदर 2013 का कानून है, उसके अंदर जो है ऐसा भी प्रोविजन है कि भाई अगर आप झूठ बोलोगे तो उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन है। वैसे नॉर्मल कोर्स में सारे केसेस इस एक्ट के तहत नॉन कॉग्निजेबल है, डायरेक्टली पुलिस उनको एंटरटेन नहीं करती, कमेटी में ही उनका होता है। कमेटी के बाद उनको 50,000 रुपए तक का फाइन भी है। दूसरा, अगर वो दोबारा रिपीट क्राइम करता है तो उसका ही डबल फिर और 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो वो चीजें उसका प्रोविजंस हैं। तो मैं समझता हूं ये जो एक्ट है, ये जो विशाखा गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी, जिसको बाद में आईपीसी में और बाद में इस एक्ट के द्वारा, जो मैंने बताया 2013 के एक्ट के द्वारा, उनको पूरी तरह से लीगल सैंक्टिटी दे दी गई है, कानून के तौर पे जो है उसको लाया गया है। तो अब विमेन जो है, चाहे अच्छा डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी है, अगर वो डोमेस्टिक हेल्प, अगर घर में कोई लेडी काम करती है और उसका जो एम्प्लॉयर जो है उसको हरास करता है, जो सेक्सुअल हरासमेंट जो कैटेगरी मैंने बताई है उसमें करता है वो, और तो उसके खिलाफ भी वो एक्शन इस कमेटी के तहत या इन प्रोविजंस के तहत लिया जा सकता है। वर्क प्लेस तो है ही है, साथ में जहां काम करती है, इसके अलावा डोमेस्टिक उसके लिए भी ये प्रोविजंस हैं। तो ये जो है एक बहुत अच्छा कानून है, जिसको बहुत कम नॉलेज है। जो भी लेडीज, मेरे ख्याल में 50 ज्यादातर सारी लेडीज किसी न किसी में काम, और ये इतना वाइड इसका डेफिनेशन है कि सारी लेडीज जो भी काम करती हैं, चाहे किसी भी कैपेसिटी में काम करती हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप की हो, वो सब इसमें कवर होती है। सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जनरली होता क्या है जब कोई आवाज उठाता है, ठीक है, कमेटी बन गई, कमेटी का फैसला आ गया, और समझ लीजिए फैसला भी उस महिला के हक में आ गया, लेकिन उसके बाद भी उस महिला को फिर मान लीजिए अगर वैसे प्रताड़ित किया जाए, मतलब एक होता है ना कि यार ये तो बहुत वो है, ये तो कंप्लेंट कर देती है, कई बार एक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसमें, उस तरह की चीजों के लिए भी फिर कैसे वो हैंडल कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है कि इस चीज को पूरी तरह से उसको पब्लिसिटी करेगा। अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट भी करेगी और एम्प्लॉयर भी, जो है दोनों की जिम्मेवारी है लॉ कानून के तहत कि वो उनकी पब्लिसिटी करेंगे कि क्या क्या राइट्स हैं, इसमें क्या क्या एक्शंस होते हैं, क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, जिससे दूसरे आदमियों के ऑफिस में सबको पता लग जाए कि हम ये काम करेंगे तो इसका रिजल्ट ये रहेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि ये जितना भी ये इंक्वायरी का या प्रोसीडिंग्स का प्रोसेस है, सब सीक्रेट है। ऐसा नहीं है कि ओपन इंक्वायरी होती है या आप किसी का नाम या किसी की कोई एंटी जो उसके मतलब उसके खुद के जो पर्सनल जो चीजें हैं उनको आप डिस्क्लोज करें कहीं। तो ये एक जिम्मेवारी है एम्प्लॉयर की भी, गवर्नमेंट की भी, कि उनके नाम को किसी भी तहत से जो है उसको ना बताया जाए। दूसरी बात, अगर इस हरासमेंट के बाद भी रिपीट करता कोई ऑफेंडर्स, तो फिर उसके खिलाफ एनहांस पनिशमेंट का प्रोविजंस भी है। और दूसरी, लेडी जो है अगर ये करता है तो वो पुलिस में जाएगी, तो पुलिस में नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं और नॉन बेलेबल केसेस हैं। ठीक है, अगर वो कहीं अपनी विटनेस देने के लिए भी जा रही है, तब भी उसको विटनेस के दौरान भी उसको परेशान किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ एक सेपरेटली अलग से भी केस हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए राइट्स बहुत हैं, बस सिर्फ एक है
कि वो अपने राइट्स की डिमांड करे, अपने राइट्स को एंश्योर करे, अपने राइट्स के बारे में आवाज उठाए, अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो। ये चीजें थोड़ी सी इसमें जरूरी है। तभी आप विशाखा गाइडलाइंस चाहे हो, चाहे इसके लिए पर कानून बनाया गया हो, वो तभी आप इम्प्लीमेंट करा पाएंगे, तभी उनका यूज हो पाएगा जब वो चीजें आप जो है रखेंगे, कंप्लेंट की कैटेगरी में लाएंगे। ये है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मैं व्यूअर्स एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको सुनते हैं तो पूरा सुने और अपने तक ही मत रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप और लोगों तक पहुँचाएंगे, आप और लोगों को सतर्क कर पाएंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ सर, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।